नमस्कार साथियों, वेलकम एट मही एकेडमी दिल्ली। मही एकेडमी दिल्ली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप जानते हैं कि कल 1 फरवरी को बजट पेश किया गया 2022-2023 के लिए। उसके ठीक एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने का रिवाज है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आप जानते हैं कि दो वित्तीय दस्तावेज होते हैं, एक आर्थिक सर्वेक्षण, दूसरा बजट। तो आर्थिक सर्वेक्षण बीते हुए सालों का लेखा जोखा होता है कि बीते हुए सालों में किस सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया, देश की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन की है, किस क्षेत्र में पीछे रह गई। जबकि बजट आने वाले सालों में क्या कुछ होना है इसके बारे में होता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण बीते सालों का और बजट भविष्य में आने वाले सालों का लेखा जोखा होता है। तो आइए आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है कि केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया है, जो साल बीत गया उसका। यह सर्वेक्षण केंद्रीय बजट जो कि कल पेश किया गया 1 फरवरी 2022 को, तो 2022-2023 प्रस्तुत किए जाने से एक दिन पहले पेश किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, आइए ये समझते हैं। यह महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है जिसे आमतौर पर बजट से एक दिन पहले संसद के समक्ष पेश करना होता है ना। हालांकि ये पेश करना सरकार के लिए जरूरी नहीं है, कोई कानूनी बाध्यकारिता नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत करने की परंपरा लंबे समय से चलती चली आ रही है। इसे सबसे पहले 1950-51 के सत्र में पेश किया गया था, नेहरू की सरकार थी। 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता रहा। मतलब जिस दिन बजट पेश करना होता उसी दिन बीते सालों का लेखा जोखा के तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होता, लेकिन इसे फिर बाद के वर्षों में वित्त मंत्री द्वारा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाने लगा। ठीक है। अच्छा, आपको यह भी समझना चाहिए कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में तैयार होता है। तो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है, जो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के इकोनॉमिक्स डिवीजन द्वारा होता है। लेकिन इस साल मुख्य आर्थिक सलाहकार ने इसका निर्देशन नहीं किया है। ऐसा क्यों हुआ? तो आप जानते ही हैं कि पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का कार्यकाल समाप्त हो गया। यह पद लंबे समय तक खाली रहा था, इसलिए इस बार प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर प्रमुख आर्थिक सलाहकार के निर्देशन में मार्गदर्शन में यह तैयार हुआ है। हालांकि मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन अब नियुक्त हो गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण को पिछले कुछ वर्षों से 2 खंडों में प्रस्तुत किया जाने लगा है, 2 पार्ट में। यह प्रथा अभी जो पूर्व सीईओ थे अरविंद सुब्रमण्यम, उनके ही पदभार संभालने के बाद शुरू हुआ। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण के पहले भाग में देश के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियां को शामिल किया जाता है, तो उसके अगले भाग में बीते हुए वर्ष का विश्लेषण होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सरकार के लिए आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है, कानूनी तौर पर सरकार बाध्यकारी नहीं है, आप जानते ही हैं। और इस आर्थिक सर्वेक्षण में जो सिफारिशें प्रस्तुत की जाती हैं उसको भी सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है, एक सलाहकारी प्रकार की होती है ये। आर्थिक सर्वेक्षण का महत्व जानते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण जैसा कि बीते हुए वर्षों का लेखा जोखा होता है, लेकिन ये अगले वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक अनुमान लगाता है। कितना इस बार जीडीपी का अनुमान है? तो 8 से लेकर के 8.2% तक, हालांकि अभी हम आगे देखेंगे। यह सरकार के प्रमुख विकास कार्यक्रम और नीतियों की स्थिति को साझा करते हुए वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को दर्शाता है। ठीक। आर्थिक सर्वेक्षण पिछले वित्तीय वर्ष में सभी क्षेत्र जैसे औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रोजगार क्षेत्र, कीमत, निर्यात, एक्सपोर्ट आदि के विस्तृत सांख्यिकीय डेटा का विश्लेषण प्रदान करके भारत में आर्थिक विकास की समीक्षा करता है। यह सर्वेक्षण अगले वित्तीय वर्ष के लिए देश की प्राथमिकता और किन क्षेत्रों पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है उसको समझकर केंद्रीय बजट की बेहतर समझ प्रदान करता है। आइए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 की प्रमुख बिंदु को देख लेते हैं। इस बार वित्तीय वर्ष के लिए 8 से 8.5% की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है ना, जो कि चालू वित्त वर्ष में जो अनुमानित है 9.2 वित्तीय वर्ष उससे थोड़ा सा नीचे है। ठीक है। अनुमान 8 से 8.5% लगाया गया है। तो ये क्वेश्चन आता है। अगले वित्तीय वर्ष में आपूर्ति पक्ष में सुधार, पूंजीगत व्यय
निर्यात की विकास में प्रमुख भूमिका होगी। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कृषि विकास 3.9%, जबकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट औद्योगिक विकास 11.8% देखा गया है, जो कि कोरोना की चुनौतियों के समय बहुत ही बेहतर कहा जाएगा। कोविड महामारी से कृषि और संबद्ध क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुए, जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि कृषि 3.9% के दर से विकास की है। वित्त वर्ष 2021-22 में इसके 3.9 बढ़ने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 3.6 रहा था। सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। सर्विस सेक्टर, होटल, पर्यटन, ये सब बंद रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद रहे हैं, आपको पता है। जहां पर मानव संपर्क की ज़रूरत है वो क्षेत्र प्रभावित हुआ है। पिछले वर्ष के 8.4% के संकुचन के बाद, कॉन्ट्रैक्शन के बाद, इस वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र के 8.2% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। सरकारी खर्च के लिहाज से देखें तो 2021-22 में कुल खपत में 7% की वृद्धि होने का अनुमान है। ये भी अच्छा संकेत है। पिछले 6 वर्षों में भारत में स्टार्टअप का उल्लेखनीय विकास हुआ है। स्टार्टअप, पीएम स्टैंडअप योजना, पीएम स्टार्टअप योजना आप जानते हैं, ये सब मोदी सरकार आने के बाद शुरू किया गया था। तो 2016-17 के सत्र में केवल 733 थे, तो 2021-22 के समय में ये 14,000 से अधिक हो गई है। आपदा को अवसर में हमने बदला है। नतीजतन भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। 3rd नंबर पर इंडिया है, पहला अमेरिका, दूसरा चीन। ठीक है। इसके अलावा 2021 में 44 भारतीय स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया है। तो आप बताइए कमेंट करके, व्हाट इज यूनिकॉर्न? यूनिकॉर्न से आप क्या समझते हैं? जिससे भारत में यूनिकॉर्न की संख्या कुल अब 83 हो गई है। ठीक है, लेकिन इसमें से ज़्यादातर सेवा क्षेत्र में है, सर्विस सेक्टर में है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र जैसे समुद्री या वृक्ष उत्पाद, वन उत्पाद का निर्यात अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान 2020 की इसी अवधि की तुलना में 23% बढ़कर $31 बिलियन का हो गया है। ठीक है, यह भी बेहतर संकेत है। 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार की व्यय नीति में पूंजीगत व्यय पर जोर दिया गया है कि सरकार खर्च ऐसे बुनियादी ढांचे को खड़ा करने में व्यय करेगी जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बजट 2021-22 में न केवल व्यय अनुमान को बढ़ाया गया है, खर्च के अनुमान को बढ़ाया गया है, बल्कि उन्हें अधिक उत्पादक पूंजीगत व्यय की ओर भी निर्देशित किया है। ठीक है, 2024 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत को बुनियादी ढांचे पर $1.4 ट्रिलियन खर्च करने की आवश्यकता है। ये एक तरह का निर्देश है, सलाह है। वित्त वर्ष 2008 से लेकर 17 के दौरान भारत ने बुनियादी ढांचे पर 16 होना चाहिए, 16-17 के दौरान $1.1 ट्रिलियन का निवेश किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वित्त वर्ष 2020 से 25 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र, सड़क, शहर और रेलवे जैसे क्षेत्रों में भारत में बुनियादी ढांचे के अनुमानित पूंजीगत व्यय का लगभग 70% ही हिस्सा शामिल है। क्योंकि पूंजीगत व्यय तो बुनियादी ढांचे को खड़ा करना है, तो ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और ये सरकार ही कर सकती है। तो आप देख ही रहे हैं कि हर क्षेत्र में कितना कितना प्रतिशत खर्च किया गया है। 2021-22 के बजट अनुमान में 9.6% की अनुमानित वृद्धि के मुकाबले अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान केंद्र की राजस्व प्राप्तियों में 67.2%, 67.2% की वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय वृद्धि है। वैश्विक महामारी के कारण सभी व्यवधानों के बावजूद पिछले 2 वर्षों में भारत का भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, आप अक्सर वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में पढ़ते हैं, बैलेंस पेमेंट IMF का काम होता है, तो भुगतान पेमेंट अधिशेष में रहा है। क्या कुछ चुनौतियां हैं हमारे सामने, ये कुछ देखते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता और एक रुकी हुई इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया वित्त प्रणाली के लिए दीर्घकालिक जोखिम ला सकती है। तरलता, लिक्विडिटी, कैश का फ्लो होना, आप जानते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया, जो भारत का मैक्सिमम लोन अमाउंट NPA हो जा रहा है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। खनिजों की अकुशल आपूर्ति से खनिजों की कीमतों में वृद्धि की संभावना है ना। खनिज, भारत एक विकासशील देश है ना। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री का सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, तो इसके लिए बुनियादी ढांचा बहुत मजबूत होना चाहिए। तो खनिजों, जो खनिज संसाधन है उसका बहुत ही कुशलता से बंटवारा हो। लगातार मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ती जा रही है, नौकरी की अनिश्चितता है। कोरोना के काल में आप देख ही रहे हैं कि युवा सड़क पर नौकरी की मांग कर रहे हैं।
सीमांत किसानों की उत्पादकता में सुधार की आवश्यकता का कैटेगराइजेशन किया है। तो सीमांत किसान जो कि इस देश में लगभग 84 से 85% है, इस किसान की उत्पादकता में सुधार करने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के विकास में संतुलन की चुनौती है। ये कुछ हमारे सामने चुनौतियां हैं। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 है। हम नेक्स्ट वीडियो में केंद्रीय बजट के बारे में आपको बताएंगे कि क्या कुछ हमारे देश के लिए है। सो थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।